हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए लेके आऊँ पेपर नंबर 16 एससीएम स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट में एक नया चैप्टर टारगेट कॉस्टिंग, जिसकी क्लास नंबर 1 में मैं आपको क्या क्या पॉइंट बताऊंगा वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट आज की क्लास में होगा टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या है। दूसरा, टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम होता क्या है, इसमें हमें क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या होता है, नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट, वैल्यू एडेड कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ई शुड एनालाइज ड्यूरिंग वैल्यू इंजीनियरिंग रिव्यू। और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है टारगेट कॉस्टिंग, जो हमारा चैप्टर है इसके स्टेप्स क्या होते हैं, कौन सा काम पहले नंबर पे होगा, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और लास्ट, इस चैप्टर के कुछ सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं टारगेट कॉस्टिंग के मतलब को समझने के लिए। तो टारगेट कॉस्टिंग इज ए सिस्टमैटिक मेथड ऑफ डिसाइडिंग द मैक्सिमम कॉस्ट एट विच द न्यू प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस with the required functionality and quality so that the business can earn its desired profit at the expected selling price। अब आप जानना चाहेंगे सर इसका मतलब क्या है, तो सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि टारगेट कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टमैटिक मेथड है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होनी चाहिए ताकि एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस पर हम डिजायर प्रॉफिट कमा सकें, और साथ में कस्टमर की जो फंक्शनैलिटी थी प्रोडक्ट के संबंधित और जो क्वालिटी वो हमसे चाहता है वो हम उसको दे सकें। बात समझ में आ गई। मतलब फंक्शंस और क्वालिटी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होना चाहिए। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस हमें कस्टमर ने बताई होगी, डिजायर प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर ने फिक्स किया होगा, और मैक्सिमम कॉस्ट हम चाहते हैं कि हमारा जो मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, वो हमें इतने में सामान बनाकर दे दे ताकि हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं। सपना पहला क्या था, कस्टमर जो हमें सेलिंग प्राइस बता रहा है उस पर उसकी फंक्शनैलिटी और जो उसकी क्वालिटी है वो हम फुलफिल कर सकें। दूसरा सपना क्या है, डिजायर प्रॉफिट जो हम कमाना चाहते हैं वो हमें मिल सके। अब आगे चलते हैं, टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, फिर हम बात करेंगे टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है। नॉर्मल बिजनेस के अंदर जब हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट जानना चाहते हैं, कितनी आती है, प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो उसके लिए हम जाते हैं प्रोडक्शन मैनेजर के पास, जो हमें सबसे पहले ये कहता है प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दो तरीके की कॉस्ट लगती है। डायरेक्ट में मेन हमारे पास होता है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और आपकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। तीनों कॉस्ट को जोड़ के टोटल कॉस्ट मिल जाती है, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम अपने प्रोडक्ट की क्या निकालते हैं, सेल वैल्यू निकालते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि हम प्रोडक्शन मैनेजर से पूछे कि भाई 1000 यूनिट बनाने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वो कहेगा जी 1000 यूनिट बनाने में मटेरियल का खर्चा 50,000 रुपये, लेबर का खर्चा 25, ओवरहेड का खर्चा 20,000 रुपये आएगा, और हमारी टोटल कॉस्ट 1000 यूनिट की होगी 95,000। अब दूसरी तरफ चलते हैं टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम पे। टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम अपने कस्टमर के पास जाते हैं जिसको प्रोडक्ट खरीदना है, तो हम कस्टमर से पूछते हैं कि जो प्रोडक्ट आप हमसे खरीदना चाहते हैं उसमें क्या क्या फंक्शंस आपको चाहिए, इसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं और कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। तो फंक्शंस उसने बता दिए, क्वालिटी बता दी, उस फंक्शंस और उस क्वालिटी के हिसाब से कस्टमर कहता है कि यदि आपने जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर दी तो हम आपसे 1000 यूनिट खरीद लेंगे 100 रुपये के हिसाब से। मतलब 1000 यूनिट 100 रुपये के हिसाब से हमारी सेल कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपये हो जाएगी, जिसको हमने एक नाम दे दिया टारगेट सेल। फिर मैन्युफैक्चरर ने कहा कि जो भी हमारी सेल होगी उसका 10% मुझे प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि 10,000 प्रॉफिट। तो इसका मतलब 1 लाख रुपये की सेल पे यदि मैं 10,000 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो मेरा गुड बन जाना चाहिए मैक्सिमम 90,000 रुपये में। तो 90,000 को हमने क्या नाम दे दिया, टारगेट कॉस्ट नाम दे दिया। इधर प्रोडक्शन मैनेजर कहता है जी 1000 यूनिट बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो तो 95,000 लगती है, और आप कह रहे हो कि 90,000 रुपये में बन जाना चाहिए। इसका मतलब हमने प्रोडक्शन मैनेजर को एक टारगेट दे दिया कि भाई तू एक काम कर, ये कॉस्ट जो तू 95,000 रुपये बता रहा है, 95,000 बता रहा है, तू आप इस काम को कितने में करके दे, तुम इस काम को कितने में करके दो, 90,000 रुपये में करके दो। तो वो कहता है जी ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी कॉस्ट को 5,000 रुपये से कम करके 90,000 रुपये तक पहुंचाऊं। तो इसका मतलब हमने प्रोडक्शन मैनेजर को एक टारगेट दे दिया, और टारगेट का नाम है कॉस्ट रिडक्शन टारगेट, जो कि 5,000 का है। और प्रोडक्शन मैनेजर कहता है जी इस 5,000 की कॉस्ट को कम करने के लिए मेरे पास में बहुत सारे तरीके हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस, एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और यहाँ पर हम बात करेंगे दो मेन पॉइंट्स की, वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस की। अब ये होता क्या है, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है। पहले कस्टमर से मिल के आते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन को जानते हैं, उसकी डिमांड कितनी है, कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है, किस प्राइस पे खरीदना चाहता है, टारगेट सेल निकालते हैं, टारगेट प्रॉफिट निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, टारगेट कॉस्ट आती है। फिर हम उसे कंपेयर करते हैं करंट कॉस्ट से, और दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट, जिसका नाम रख दिया कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। और फिर उसको कम करने के लिए हम यहाँ पे टेक्निक यूज कर रहे हैं वैल्यू इंजीनियरिंग की और वैल्यू एनालिसिस की। मान के चलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग से
हम अपनी कॉस्ट को 2000 पे कम कर पाएंगे और वैल्यू एनालिसिस से हम अपनी कॉस्ट को 3000 पे कम कर पाएंगे। कुल मिला के 5000 रुपये की कॉस्ट कम हो सकती है, बट इसके लिए वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस जैसी चीज़ें हमें अपने बिजनेस में अडॉप्ट करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होती है? एलिमिनेशन ऑफ सम एग्जिस्टिंग फीचर्स फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड एडिंग सम न्यू फीचर्स इन द प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कम्स क्लोजर टू द टारगेट कॉस्ट। मतलब हमें अपने जो प्रोडक्ट हैं उसमें से कुछ फीचर जो पुराने हम दे रहे थे वो निकालने पड़ेंगे और कुछ नए फीचर्स हमें जोड़ने पड़ेंगे प्रोडक्ट में, और इस तरीके से हटाने और निकालने पड़ेंगे प्रोडक्ट में कि हमारी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगे, लेकिन कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कहीं पे भी कम नहीं होना चाहिए, बल्कि लेवल क्या होना चाहिए? सेटिस्फेक्शन बढ़ना चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। फीचर्स को ऐड और लेस करना है, पुराने फीचर्स हटाने हैं, नए फीचर डालने हैं, इस तरीके से कि कॉस्ट कम हो जाए और कस्टमर की नज़र में उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो? बढ़े। उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मेरा कोई नुकसान हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू एनालिसिस। इट एंटेल्स स्टडिंग द एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट टू डिटेक्ट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज that may be eliminated to save cost but without reducing the functionality और quality of the product। तो वैल्यू एनालिसिस क्या है? वो कहता है जब हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं, उनको डिटेक्ट करो, ढूंढो और उसको एलिमिनेट करो ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो सके? कम हो सके। अब ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या होती है, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या होती है, इनको अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस को अभी डिटेल में समझना बाकी है। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग, जिसका मतलब तो मैंने बता दिया, कुछ पुराने फीचर्स हटाने हैं, नए फीचर जोड़ने हैं, इस तरीके से कि हमारी कॉस्ट कम हो सके और कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो पहले से ज़्यादा हो जाए और कस्टमर को पता भी ना लगे कि कुछ फीचर हमारे यहाँ से हट भी गए। तो हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट में ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कस्टमर ना के बराबर यूज़ करता है, उन फीचर्स को आप हटा दो, और कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो ज़्यादातर कस्टमर मांग रहा है, जो होने चाहिए प्रोडक्ट में, वो ऐड कर दो। तो इससे क्या होगा? जो फीचर्स यूज़ नहीं हो पा रहे और उसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, जैसे मान लीजिए एक ऐसा फीचर हमने अपने प्रोडक्ट में डाल रखा है जो 1000 कस्टमर से मुश्किल से एक कस्टमर यूज़ करता है, तो आप उसे पेड लिस्ट में डाल दो कि उसको चाहिए होगा तो वो पेमेंट करेगा और वो इंस्टॉल कर लेगा प्ले स्टोर से। तो बाकी 999 कस्टमर तो उस फीचर का यूज़ ही नहीं करते, तो बेकार में हम कॉस्ट लगा रहे हैं उसकी। तो मान लीजिए उस फीचर के ऊपर खर्चा हमारा 1000 रुपये आता है उस प्रोडक्ट पे, और एक नया फीचर जैसे हम ऐड कर देंगे उस पर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, वो फीचर हटा लिया जिसमें 1000 रुपये खर्च हो रहे थे और एक नया फीचर ऐड कर दिया जिसमें 100 रुपये लग रहे हैं, और कस्टमर को पता भी नहीं लगा, और कस्टमर को हमने एक ऐसा फीचर ऐड किया जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। आज की डेट में सबको क्या करना होता है? चैट जीपीटी चाहिए होता है, वो फीचर हमने डाल दिया। हमने कहा आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें डेली की 10 चैट फ्री में कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इससे ज़्यादा करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। कस्टमर खुश हो गया, यार एक नया फीचर मेरे को मिल गया, रोज की मैं 10 जो चैट जीपीटी पर जो भी मेरे को चीज़ें पिक्चर चेंज करनी है, इमेजेस बनानी है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पे कर सकता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट तो 5-6 की होती है, ये तो 10 दे रहे हैं, और हमने एक ऐसा फीचर हटा लिया जिसकी उसको कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ मैन्युफैक्चरर को? 1000 रुपये का जो खर्चा हो रहा था वो वाला फीचर हटा के 100 रुपये वाला सस्ता फीचर डाल दिया जो आम जनता की नज़र में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में 900 रुपये हमारी कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई। इसे हम कहते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। जैसे कार का एग्जाम्पल ये है, महंगे मेटल्स कंपोनेंट की जगह ऐसा ऑल्टरनेटिव मटेरियल इस्तेमाल करना जो कम लागत में वही फंक्शन दे। बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं। किसी कंपोनेंट की डिज़ाइन को सिंप्लीफाई करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना ताकि परफॉर्मेंस पे कोई फर्क ना पड़े, परफॉर्मेंस बढ़े। मतलब आप क्या करो, जो उसका साइज़ है उसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर दो, इससे मटेरियल कॉस्ट क्या लगेगी? कम लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो आप कहीं ना कहीं अपने पैसे क्या कर सकते हो? बचा सकते हो। ठीक है ना। बैटरी का जो बैकअप है वो बढ़ा दीजिए, जहाँ बैटरी 5000 माह की थी उसे 6000 माह की कर दो, ताकि उसकी जो लाइफ है, जहाँ वो 12 घंटे चल पा रही थी, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे चले। तो कुछ चीज़ उसमें से निकाल लो, कुछ चीज़ उसमें क्या कर दो? ऐड कर दो। तो उससे क्या होगा? आपकी कॉस्ट क्या होगी? कम होने लगेगी, और कस्टमर की नज़र में कस्टमर को एक बहुत बड़ा फीचर मिल जाएगा। बैटरी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बैटरी बड़ी डिस्चार्ज होती है जल्दी, अब डिस्चार्ज जल्दी नहीं हो रही। जहाँ उसका 12 घंटे में फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता था, रिचार्ज करना पड़ता था उसको, ठीक है ना,
वहीं पर अब क्या करना पड़ेगा, 15-16 घंटे तक उसको इस्तेमाल कर सकता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है पैकिंग मटेरियल का एग्जांपल ले सकते हैं। प्रोडक्ट की पैकिंग में अननेसेसरी थिक कार्डबोर्ड जो यूज़ करते हैं उसकी जगह थिनर बोर्ड यूज़ करो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्वालिटी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो गत्ता यूज़ हो रहा है, जो आपका कार्डबोर्ड यूज़ हो रहा है, वो कम क्वांटिटी में, क्योंकि वो तो किलोग्राम के हिसाब से आता है, तो आपके पैसे क्या लगेंगे, कम लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में यदि आप कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बिल्डिंग में महंगे फ्लोरिंग मटेरियल की जगह आप कम कॉस्ट वाला फ्लोरिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेबिलिटी आपकी काफ़ी अच्छी हो। ऐसे भी मार्केट में बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो सस्ते होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और वो ब्रांडेड नहीं होते, नॉन ब्रांडेड होते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करके उनको धीरे धीरे ब्रांडेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रांड वाले तो अपने पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन नॉन ब्रांड वाले क्या करते हैं, क्वालिटी आपको ज़्यादा देते हैं लेकिन पैसे क्या लेते हैं, आपसे कम लेते हैं। तो उसके लिए आपको मार्केट सर्च करनी पड़ेगी और आप क्या कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। जो बल्ब हम अपने घरों में लाइट जलाने के लिए करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट बल्ब यूज़ करते रहे, अब उसकी जगह क्या कर सकते हैं, एलईडी बल्ब यूज़ कर सकते हैं। एलईडी बल्ब में फ़ायदा क्या होगा, उसकी जो लाइफ होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है। जहाँ पे एक नॉर्मल बल्ब मान लीजिए सपोज करता है 10 दिन चल पाता है, अब आप एलईडी खरीद लोगे तो वो 100 दिन चल पाएगा, 10 गुना एक्स्ट्रा चलेगा। तो फंक्शंस क्या होंगे सेम, एनर्जी की कंजम्पशन क्या होगी, कम। हम यहाँ पे कस्टमर को क्या कहेंगे कि भाई देखिए तेरा बिजली का बिल क्या आएगा, कम। और जहाँ तेरा बल्ब 10 दिन चलता था अब 100 दिन चलेगा, 1 साल चलता था तो 10 साल चलेगा, तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, मतलब इस तरीके के हमने फंक्शन चेंज कर दिए, एलिमेंट इस तरीके का लगा दिया कि अब वो बिजली कम खा रही है, लाइट ज़्यादा दे रही है, उसकी ड्यूरेशन क्या हो गई, उसकी लाइफ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल। तो वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, फंक्शन सेम रहे लेकिन हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, कुछ फीचर्स को हटा लो, कुछ नए फीचर्स को डाल दो। हाँ जी, सारी चीज़ें समझ में आ गई, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को पहले फाइंड करो और उन्हें एलिमिनेट करो, ताकि हमारी कॉस्ट जो व्यर्थ कामों में लग रही है, जिसका कस्टमर की नज़र में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो हट जाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वैल्यू एनालिसिस को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा किसको, वैल्यू एडेड कॉस्ट को, नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट को। तभी जाके हमें पता चलेगा कि वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ कौन सी होती है और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। तो वैल्यू एडेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द कॉस्ट दैट एड वैल्यू और यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट, ठीक है ना। मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जिसको करने के बाद उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी यूटिलिटी, उसकी इंपॉर्टेंस कस्टमर की नज़र में क्या हो, बढ़े, और कस्टमर उसको फील भी कर रहा है यार मैन्युफैक्चरर ने ये खर्चा बिल्कुल सही किया, ठीक है ना। तो वो कौन सी कॉस्ट हो गई, वैल्यू एडेड कॉस्ट हो गई। जैसे सपोज करते हैं हम कार परचेज करने गए और कार में जो हमारे बारिश का टाइम चल रहा है और जो हमारे वाइपर होते हैं जिसमें रबड़ लगी होती है, वो रबड़ हल्की क्वालिटी की लगी होती है, तो कई बार क्या होता है जब वाइपर चलता है तो पानी पूरा क्लीन नहीं करता और विजिबिलिटी नहीं आ पाती। तो ऐसे केस में कंपनी ने क्या किया, जो वाइपर हैं जहाँ वो पहले 500 रुपये वाले यूज़ करते रहे, अब उन्होंने 3000 रुपये वाले यूज़ करने चालू कर दिए। तो कितने रुपए की कॉस्ट थी पहले, 500 की, अब कितने की कॉस्ट हो गई, 3000 की। कहीं ना कहीं 2500 रुपये कॉस्ट बढ़ गई। और रबड़ इतनी बढ़िया क्वालिटी के हैं कि अब एक बार वाइप करने के बाद में बिल्कुल जो ग्लास है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पानी की एक बूंद पड़ी नहीं है इस पर, और विजिबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे कस्टमर की नज़र में ये जो कॉस्ट लगी है ये वैल्यू एडेड कॉस्ट है, जो कस्टमर को लग रहा है कि यार हर कार के अंदर ये फीचर होना चाहिए, इस तरीके के रबड़ लगे होने चाहिए वाइपर के अंदर, ताकि हमारे एक्सीडेंट ना हो। ब्रेक शूज़ अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, तो जहाँ ब्रेक शूज़ पे हम खर्चा 2000 रुपये करते रहे, अब हमने 4000 रुपये वाले ब्रेक शूज़ लगा दिए। अब क्या हुआ कि ब्रेक अचानक पहले लगती थी, अब ब्रेक तो लगती है लेकिन उसमें क्या होता है, इमीडिएटली आपकी गाड़ी बिना आपको शॉक दिए, बिना झटके दिए रुक जाती है, क्योंकि आपके जो रबड़ पैड है वो अच्छी क्वालिटी के, वैल्यू एडेड कॉस्ट से। अब इससे कॉस्ट तो बढ़ेगी क्योंकि कस्टमर को यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है, तो आप उसके पैसे भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट, कोई ऐसी कॉस्ट जो मैन्युफैक्चर इनकर तो कर रहा है बट कस्टमर कहता है यार इसके पैसे मुझसे मत मांगना क्योंकि इसका लाभ मुझे नहीं मिल रहा। मैंने कहा क्या मतलब, कह रहे आपकी फैक्ट्री के अंदर वर्कर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है और प्रोड्यूस करते टाइम जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उससे वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन गया, अब वो उसको रिपेयर कर रहा है, तो रिपेयर करने के चार्जेस मुझसे मत मांगना, मैं तो आपको प्रोडक्ट को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे ही कर रहा हूँ, मैं आपको रीवर्क के पैसे नहीं दूंगा। गलती आपके लेबर ने की है, मैंने नहीं की, मैं आपको दोबारा से रीवर्क का पैसा नहीं दूंगा। अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है, आपने अपनी फैक्ट्री में
जो रॉ मटेरियल यूज़ करना है वो आपके स्टोर से आता है, स्टोर आपने 500 किलोमीटर दूरी पे बना दिया। अब भैया 500 किलोमीटर दूरी से यदि रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री में आएगा और फिर आपका जो फिनिश गुड बन के जाता है जहाँ शोरूम में जाएगा वो 1000 किलोमीटर दूरी पे है, तो इसका मतलब आपने फैक्ट्री ही बड़ी गलत जगह लगा रखी है, जहाँ पे लाने का भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है और भेजने का भी फिनिश गुड ज़्यादा है। तो अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। आपको अपनी फैक्ट्री, अपने शोरूम, अपना रॉ मटेरियल का स्टोर ऐसी जगह बनाना चाहिए जो आसपास हो, ताकि आपको लाने और ले जाने की कॉस्ट जो आएगी मटेरियल की या फिनिश गुड्स की वो कम से कम आएगी। ये नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट होगी जिसके कस्टमर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आपने स्टोरेज जहाँ पे रॉ मटेरियल का स्टोर करते हैं वो बहुत बड़े साइज का स्टोर आपने किराए पे ले लिया, मान लीजिए 10,000 यूनिट आप वहाँ पे रख सकते हैं, जबकि आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 2,000 यूनिट की होती है, क्योंकि आप 2,000 से ज़्यादा मटेरियल खरीदते ही नहीं है एक बार में। तो जब एक बार में 2,000 यूनिट ही खरीदोगे तो आपको जो जगह चाहिए होंगी वो 2,000 ज़्यादा, मान लो पुराना मटेरियल भी बच गया 100 यूनिट तो 2100, 200 यूनिट बच गई तो 2200, मान लो 3,000 यूनिट की जगह की आपको जगह चाहिए थी और आपने रख रखे 10,000 की, तो अननेसेसरी 7,000 यूनिट का जो स्पेस है वो हमेशा खाली रहेगा। नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट होगी, जो कस्टमर उसके पैसे आपको देने की मना कर देगा कि भैया आप बेकार में 7,000 यूनिट का स्पेस का खाली किराया पे कर रहे हो जिसका कोई फायदा मुझे नहीं मिल रहा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब वापस आते हैं किस पे, वैल्यू एनालिसिस पे। तो वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या है, हमें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को ढूंढना है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ तो आपको पता चल गई जो कस्टमर की नज़र में बिल्कुल व्यर्थ होती है, बेकार होती है, कस्टमर उसको ना तो जानना चाहता है ना उसके पैसे देना चाहता है। ऐसी एक्टिविटी हमें अपने प्रोडक्ट में ढूंढनी है। ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको करने पे लागत तो लगती है लेकिन उसका फ़ायदा हमें कस्टमर को नहीं दे पा रहे, ना कस्टमर को मिल पा रहा, ना कस्टमर उसको फील कर रहा। तो अब वैल्यू एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी of existing product or process and the activities involved in producing it to identify and eliminate non-value added activities and unnecessary costs without reducing the functionality, quality, reliability और performance of the product। ना तो हमारी परफॉर्मेंस गिरनी चाहिए, ना रिलायबिलिटी गिरनी चाहिए, ना क्वालिटी कम होनी चाहिए, ना फंक्शंस उसके कम होने चाहिए। और इस तरीके से आप नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को ढूंढ के उसकी कॉस्ट को क्या कर दो, कम कर दो, कस्टमर को पता ही नहीं लगे। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ रही थी क्योंकि आपका स्टोर से जहां मटेरियल आता है आपकी फैक्ट्री में वो बहुत दूरी पे था, 500 किलोमीटर की दूरी पे था। अब हमने स्टोर बना दिया 100 किलोमीटर की दूरी पे या 10 किलोमीटर की दूरी पे, तो जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही थी वो कम होगी। उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी अननेसेसरी 100 किलोमीटर की जगह 500 किलोमीटर की लग रही थी, 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा की लग रही थी, नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट थी, हमने उसको हटा दिया, कॉस्ट कम हो गई प्रोडक्ट की और कस्टमर वहीं का वहीं है, उसे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। चलिए आगे चलते हैं। तो एग्जांपल्स देख सकते हैं वैल्यू एनालिसिस की क्या है। एक्सेसिव पैकेजिंग, आप किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और कस्टमर की नज़र में वो कहते हैं जी इतनी पैकिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। अननेसेसरी आपने पैकेजिंग इतनी ज़्यादा कर दी कि आप पैसे की क्या कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं। सामान 10 रुपये का है और आपने उस पर पैकिंग खर्च कर दी 15 रुपये की, तो इसका मतलब 10 रुपये के सामान पे 15 रुपये लगाओगे, 25 रुपये की कॉस्ट सारी है। अननेसेसरी 15 रुपये आपने लगा दिए, ज़्यादा ज़्यादा 3 या 4 रुपये खर्च होने चाहिए थे। मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा उसकी पैकिंग पे खर्चा कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, हटाओ इसको खर्चे को। अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मटेरियल को कभी इधर ले जाते हो, कभी इधर ले जाते हो, कभी उधर ले जाते हो, कभी उधर ले जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मटेरियल की जो मूवमेंट्स है ज़्यादा ना हो सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा मूवमेंट्स होगी आपका टाइम भी वेस्ट होगा और मूव करने के लिए आपकी कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सिस्टम बनाओ, मटेरियल एक बार एक ही जगह जाए तो उसे वापस उसी जगह दोबारा ना आना पड़े, जितना काम उस पर करना है एक बार ही कर लो। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन और वेटिंग टाइम, उसे रिड्यूस करो। प्रोडक्ट कंपोनेंट्स, एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में यूज एन एक्सपेंसिव कंपोनेंट व्हेन ए चीपर ऑल्टरनेटिव कैन परफॉर्म द सेम रिक्वायर्ड फंक्शन, रिप्लेस इट विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी। बात समझ में आ गई? यदि आप कोई कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो बहुत महंगा है और आपको सस्ता कंपोनेंट मिल रहा है लेकिन वो ब्रांडेड नहीं है, नॉन ब्रांडेड है, बट क्वालिटी उसकी बहुत बढ़िया है, आप उसे चेंज कर दो। कस्टमर कंपोनेंट के अंदर जाके थोड़ी देख रहा है कि किस कंपनी का लगा है, उसे तो फिनिश प्रोडक्ट से मतलब है, उसको तो क्वालिटी से मतलब। बिल्कुल सही बात। चलिए आगे चलते हैं। मशीन सेटअप टाइम, जो सेटअप टाइम होता है उसे क्या करो, रिड्यूस करो। आगे चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है इश्यूज एनालाइज ड्यूरिंग वैल्यू इंजीनियरिंग रिव्यू। हाँ जी, एलिमिनेशन ऑफ सम अननेसेसरी फंक्शंस फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो प्रोडक्शन के दौरान जो भी अननेसेसरी फंक्शंस हैं उनको पहचानो और उनको एलिमिनेट करो। एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी प्रोडक्ट क्वालिटीज़,
प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटीज़ या फीचर हटाओ जो हमारे को रिक्वायर्ड नहीं है, जो कस्टमर को चाहिए ही नहीं। डिज़ाइन मिनिमाइजेशन, डिज़ाइन को क्या करो, मिनिमाइज़ करो। जितना मिनिमाइज़ होगा आपको बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो भी क्या लगेगी, कम से कम लगेगी। पहले के जो घर बनते थे वो 15-15 फुट की हाइट होती थी, उनकी हाइट 15 फुट की होती थी। आज की डेट में जो लोग घर बना रहे हैं उनकी जो हाइट है वो 15 फुट की जगह 10 फुट, 12 फुट, 11 फुट मैक्सिमम होती है। मान लो 10 फुट होती है तो 5 फुट हाइट कम हो गई। 5 फुट हाइट कम हो गई तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो आपकी चारों तरह की जो 4 दीवार होती है एक रूम में, 4 वॉल्स होती है, उनकी हाइट जहाँ 15 फुट बन रही थी और अब 10 फुट बनेगी तो 5 फुट हाइट कम होने की वजह से क्या हुआ, क्या हुआ, आपको जो ईंटें लगानी पड़ रही थी, जो सीमेंट लगाना पड़ रहा था, जो रेत लगाना पड़ रहा था, वो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। तो अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले ने क्या किया, हाइट ही कम कर दी, 15 फुट की जगह 12 फुट कर दी, 12 फुट से उन्होंने 10 फुट कर दी। उन्होंने कहा आम बंदे की हाइट इंडिया में कितनी होती है, 5.5 फुट, 5 फुट 6 इंच 7 इंच, और आप 10 फुट भी रखोगे तो भी बहुत है यार। बहुत कम लोग ही तो 6 फुट वाले हैं इंडिया के अंदर, तो 6 फुट में भी यदि 4 फुट ऐड कर दो तो 10 फुट हो गई। बस समझ में आ रहा है, बेकार में 15 फुट दे रहे हो, कॉस्ट बढ़ रही है। तो उन्होंने धीरे धीरे कॉस्ट को कम करने के नए नए तरीके ढूंढ लिए। बात समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 5 फुट दीवारों की जो हाइट है वो कम कर दी और साथ में छत पे पीओपी करा दी, ताकि जैसे बंदा ऊपर देखे वो छत की हाइट को ना देखे, उसकी पीओपी पे उसका ध्यान जाएगा और कहेगा यार बड़ा शानदार, बड़ा सुंदर लग रहा है, और कहेगा जी बुक कर दो फटाफट से, बताओ ये मकान मुझे कब मिल रहा है। मतलब हमने एक फीचर ऐड कर दिया पीओपी का, और दूसरा 5 फुट हाइट क्या कर दी, सब जगह की, चारों दीवारों की कम कर दी। चलिए, इसे कहते हैं डिज़ाइन मिनिमाइजेशन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट, महंगा वाला पार्ट हटाओ, सस्ता वाला पार्ट अच्छी क्वालिटी का लगा दो और फंक्शंस पे कोई फर्क ना पड़े, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है स्टेप्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। अब टारगेट कॉस्टिंग के स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द मार्केट रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द डिज़ाइन, यूटिलिटी एंड नीड फॉर अ प्रोडक्ट और इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 2, टारगेट सेलिंग प्राइस को फिक्स कीजिए कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। टारगेट प्रोडक्शन वॉल्यूम, कस्टमर से पूछो भाई तुम्हें कितनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है ना, किस प्राइस पे चाहिए, तो जो प्राइस कस्टमर ने बताई है उस प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टारगेट सेल्स मिल जाएगी। फिर टारगेट प्रॉफिट, जो मैन्युफैक्चर जितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, जिसको डिजायर प्रॉफिट कहते हैं, वो पता लगाओ। फिर टारगेट सेल में से टारगेट प्रॉफिट माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगी, टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। हाँ जी, टारगेट कॉस्ट निकालने के बाद में अपने प्रोडक्शन मैनेजर से बोलो भाई करंट कॉस्ट कितनी है, जो क्वांटिटी हम आपको बता रहे हैं। अब करंट कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगी, टारगेट कॉस्ट क्या होगी, कम। तो इसका मतलब एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा प्रोडक्शन मैनेजर को, उसको अपनी करंट कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट तक ले जाने के लिए अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जितने रुपए से रिड्यूस करना पड़ेगा उसको एक नाम दे दिया, कॉस्ट रिडक्शन टारगेट, ठीक है जी। अब इस कॉस्ट को कम करने के लिए उसको हमने कहा कि आप जो भी टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करो। तो उसने कहा जी हमारे पास एक वैल्यू एनालिसिस टेक्निक है, एक वैल्यू इंजीनियरिंग है, इनका इस्तेमाल करके हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कम। पुराने फीचर हटा लेंगे, नए फीचर डाल देंगे और हमारी कॉस्ट कम हो सकती है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करके उनको एलिमिनेट कर देंगे प्रोडक्ट में, तो भी हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये सारा काम रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जो कॉस्ट है, जो हमारी करंट कॉस्ट है, जो अभी ज़्यादा आ रही थी, वो टारगेट कॉस्ट के बराबर पहुंच जाएगी और हमारा सपना पूरा हो जाएगा, जितना प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं। यही सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के माध्यम से आपको समझानी है कि टारगेट कॉस्टिंग होता क्या है। बात समझ में आ गई आपको, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं आज की क्लास में। पहला एग्जांपल है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट दैट 40,000 न्यू मिक्सर्स कुड बी सोल्ड एनुअली एट ₹6,000 पर यूनिट। टू डिज़ाइन, डेवलप एंड प्रोड्यूस दीज न्यू मिक्सर, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर कितनी आपकी, 40 करोड़, और आपको रिटर्न कितनी मिलेगी, 15% मिलेगी। व्हाट शुड बी द टारगेट कॉस्ट पर मिक्सर, मतलब आपको जो आंसर देना है वो पर यूनिट देना है। तो सबसे पहले हमारी जो प्राइस है वो कितनी है, 6,000 रुपये है। ₹40 करोड़ की हमारी इन्वेस्टमेंट है और उस पर हमारी रिटर्न कितनी है, 15%। अब 40 करोड़ का 15% होता है 6 करोड़। 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हम कमाएंगे 40,000 यूनिट से, तो एक यूनिट से हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे, 6 करोड़ डिवाइड बाई 40,000 यूनिट इक्वल टू 1500। इसका मतलब
हम चाहते हैं कि यदि हम अपना प्रोडक्ट 6000 में बेचें तो उस पर हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट मिल जाए। इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट की टारगेट कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? तो आपका आंसर होगा 45। 6000 माइनस 1500 इक्वल टू 4500। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे अगले पॉइंट पे। सिंपल क्वेश्चन है, 6000 रुपये की चीज़ हम बेच रहे हैं, 1500 का प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं। यदि हम 6000 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं और 1500 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो सामान बन जाना चाहिए मैक्सिमम कितना? 4500 में। यही आपसे पूछा था। आगे देखिए, जो बुक आपको प्रोवाइड की गई है सुमित रसू की क्लासेस की, उससे क्वेश्चन नंबर 3 लिया गया है टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर का। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पी आपके पास है 1500 रुपये पर यूनिट, और आपकी जो सेल है एक्सपेक्टेड वो कितनी है? 500। इसका मतलब 500 यूनिट आपकी बिक जाएगी कितने रुपए के हिसाब से? 1500 रुपये के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? 15 लाख रुपए, और रिटर्न आपको कितनी मिलेगी? 15%। बताइए टारगेट कॉस्ट आपकी कितनी आएगी एक यूनिट बनाने में? सेम क्वेश्चन है जैसे एग्जाम्पल कराया था। तो इसका मतलब हम जो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचेंगे वो कितने में बेचेंगे? 1500 रुपये में बेचेंगे। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है कितनी? 15 लाख रुपए, और हमारी रिटर्न कितनी है? 15%। तो 15 लाख का 15%, 2,25,000 रुपये हमारी रिटर्न आ गई। 2,25,000 रुपये हम कमाएंगे कितनी यूनिट से? 500 यूनिट से कमाएंगे। तो एक यूनिट पर हमें प्रॉफिट चाहिए 450 रुपये। इसका मतलब हमारा सामान बन जाना चाहिए कितने में? 1050 में। तो 1500 में से 450 का प्रॉफिट हमने माइनस किया, हमारी मैक्सिमम कॉस्ट जिसको टारगेट कॉस्ट कहते हैं वो आएगी 1050। अब आपका प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकाला? उसके लिए हमने क्या किया? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROI, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। तो आपके पास आ जाएगा टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट। एक यूनिट पे हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो हमें पता चल जाएगा। एक यूनिट पे हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो हमें पता चल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को ROI से मल्टीप्लाई किए तो 15 लाख का 15%, 2,25,000 रुपये टोटल प्रॉफिट आ गया, और उसे 500 यूनिट से हमने डिवाइड कर दिया तो एक यूनिट पे प्रॉफिट आ गया 450 का। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 SRC बुक से, जिसमें लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट M प्रोड्यूस बाय A लिमिटेड इज सेट एट ₹1200 पर यूनिट। तो प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो 1200 रुपये फिक्स की गई है। क्वांटिटी कितनी बिक जाएगी आने वाले साल में? 500 यूनिट। रिटर्न कितनी मिलेगी? 12%। इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? 15 लाख। इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा कितने में? 1200 रुपये में। लागत कितनी लगेगी? पैसा कितना लगेगा इन्वेस्टमेंट का? 15 लाख, और उस पर रिटर्न कितनी आएगी? 12%। तो 15 लाख का 12% हो गया 1,80,000, और 1,80,000 पे हम कमाएंगे 500 यूनिट से। तो यदि मैं 1,80,000 पे कमाऊंगा 500 यूनिट से, तो एक यूनिट पे कितना कमाऊंगा? 360 रुपये कमाऊंगा। तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट कितनी आएगी? 840 रुपये आएगी। 1200 में से 360 रुपये मैंने माइनस कर दिए, 1200 में से मैंने 360 माइनस कर दिए, तो मेरे पास आ जाएगा 840 रुपये। हाँ जी, कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं भाई। अभी तो बिल्कुल मैंने फर्स्ट क्लास तो हमेशा सिंपल होती है, क्लास नंबर 2 या 3 जितनी भी क्लास लगेगी वहाँ पे आपके मेन क्वेश्चंस 7 नंबर वाले आएंगे। अभी तो इसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6 SRC बुक से, जिसमें लिखा है सेलिंग प्राइस आपकी प्रोडक्ट पी की है 200 रुपये, आने वाले साल में कितनी यूनिट बिक जाएगी? 400। रिक्वायरमेंट कितनी है इन्वेस्टमेंट की? 2 लाख रुपए की, और रिटर्न कितनी है? 15%। टारगेट कॉस्ट पर यूनिट बतानी है आपको। इसका मतलब टारगेट सेलिंग प्राइस कितनी होगी आपके पास में? 200 रुपये। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है? 2 लाख रुपए की, और 2 लाख पे कमाएंगे कितना? 15%, 30,000 रुपये, और 30,000 रुपये कितनी यूनिट से कमाना है? 400 यूनिट से कमाना है। तो यदि मैं 30,000 रुपये 400 यूनिट से कमाना चाहता हूँ तो एक यूनिट पे मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट मिलना चाहिए? 75 का। इसका मतलब मेरा सामान बन जाना चाहिए कितने में? 125 रुपये में बन जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन एक जैसे कर लिए, एक एग्जाम्पल, और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे चलते हैं बेटे। हाँ जी, अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट ₹1,000 पर यूनिट ड्यू टू कॉम्पिटिशन। इट्स कॉम्पिटिटर आर लाइकली टू रिड्यूस द प्राइस बाई 15%. B wants to respond aggressively by cutting down its price by 20% and expect that the present volume of 1,50,000 units per annum will increase to 2 lakh units per annum. B wants to earn 10% target profit on sale. What would be the
टारगेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम अपना प्रोडक्ट कितने में बेच रहे थे? 1000 रुपये में बेच रहे थे। हमारे कॉम्पिटिटर जो हैं उन्होंने प्राइस 15% कम कर दी, तो हम किसी से कम थोड़ी हैं, हमने प्राइस 20% कम कर दी। इसका ना जहां हमारा गुड्स 1000 रुपये में बिकता था, अब 20% प्राइस को कम करने के बाद ये प्रोडक्ट आपका कितने का बिक जाएगा? 800 का बिकेगा। लेकिन ऐसे में जहां हमारी यूनिट 1,50,000 बिकती थी, अब कितनी बिकेगी? 2 लाख यूनिट बिकेगी। तो जब प्राइस घटाओगे तो ऑब्वियस है क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा बिकेगी, इसलिए लोग डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। पैसे उतने ही देने पड़ रहे हैं, सामान ज़्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना खरीदे कोई। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो जी, अब हम यहाँ पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 10%। तो इसका ना हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 800 है, 800 का 10% हमें 80 रुपये प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो इसका ना हमारा सामान बन जाना चाहिए भाई कितने में? 720 रुपये में बन जाना चाहिए। तो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट कितने की आ गई? 720 की। तो यहाँ क्वांटिटी का कोई यूज़ ही नहीं है। कई बच्चे क्वांटिटी को यूज़ करने के चक्कर में लगे रहते हैं और वो कहते हैं इतना सिंपल क्वेश्चन 2 नंबर में आ कैसे सकता है यार, क्वांटिटी का तो यूज़ ही नहीं किया। भाई जब बात पर यूनिट की कर रहे हैं और सेलिंग प्राइस पर यूनिट में दे रखा है, प्रॉफिट पर यूनिट में दे रखा है, तो खाम का मैं क्वांटिटी का इस्तेमाल करके अपनी काम को क्यों बढ़ाऊं, क्यों टेंशन बढ़ाऊं। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए आगे। एसआरसी बुक का आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एसआरसी बुक से अब आपके सामने आ चुका है। अ कंपनी हैज़ द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 80,000 यूनिट्स and presently sell 20,000 units at ₹100 each. The demand is sensitive to selling price and it has been observed that with every reduction of ₹10 in selling price, the demand is double. बहुत ही गजब का पॉइंट है। ये कहते हैं कि भाई हम जो कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं वो 20,000 यूनिट की कर रहे हैं, जबकि हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 80,000 यूनिट की। इसका मतलब यदि हम 20,000 यूनिट बनाते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 100 रुपये। डिमांड इज सेंसिटिव टू सेलिंग प्राइस। इस लाइन का मतलब है कि जैसे जैसे सेलिंग प्राइस में बदलाव आएगा डिमांड भी चेंज हो जाएगी। तो यदि कहते हैं सेलिंग प्राइस आप 10 रुपये से कम कर दो, मतलब आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 90 रुपये कर दो, तो आपकी डिमांड मार्केट में डबल हो जाएगी प्रोडक्ट की, तो डबल कर दो। तो ऐसे में कस्टमर जहां 20,000 यूनिट खरीदता था, अब आपसे खरीदने लगेगा कितनी? 40,000 यूनिट। फिर 10 रुपये घटा दो, तो फिर आपकी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी तक चलता रहेगा, मतलब कि 80,000। इसके आगे नहीं कर पाएंगे आप। यदि आप सोचते हैं और मैं 10 रुपये घटा के 70 रुपये कर दूं और मेरी 1,60,000 यूनिट बिक जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी 80,000 यूनिट बनाने की है, उससे ज़्यादा की नहीं है। तो आप सेलिंग प्राइस कब तक घटा सकते हैं? जब तक 80,000 यूनिट तक आप ना पहुँच जाएँ। बात समझ में आ गई? अब 80,000 हमारे लिए 100% है, 40,000 हमारे लिए 50% है, और 20,000 हमारे लिए कितना है? 25%। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि जो आपसे टारगेट कॉस्ट पूछ रहे हैं वो किस पे पूछ रहे हैं। 25% कैपेसिटी पे पूछ रहे हैं तो सेलिंग प्राइस 100 रुपये इस्तेमाल करोगे। 50% कैपेसिटी पे पूछ रहे हैं तो सेलिंग प्राइस 90 रुपये यूज़ करोगे। और यदि फुल कैपेसिटी पे पूछ रहे हैं, जिसको 100% कहते हैं, तो आपको सेलिंग प्राइस 80 रुपये लेके चलने पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बेटा यहाँ देखना पड़ेगा आपसे क्या पूछ रहे हैं। व्हाट शुड बी द टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट पूछ रहे हैं, किस पे पूछ रहे हैं? फुल कैपेसिटी पे पूछ रहे हैं। फुल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? 100% कैपेसिटी, जिसपे सेलिंग प्राइस कितनी है? 80 रुपये है। इसका मतलब सॉल्यूशन के टाइम पे मुझे सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी लिखनी है बेटा? 80 रुपये लिखनी है। इफ मार्जिन ऑन सेल इज टेकन 25%, सेल पे प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 25%। तो 80 रुपये का 25%, मुझे 20 रुपये प्रॉफिट भी मिलना चाहिए भाई। इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट बन जाना चाहिए मैक्सिमम कितने रुपए में? 60 रुपये में। बड़े ध्यान से पढ़ना है। आंसर किस पे निकालने को बोला है? फुल कैपेसिटी पे बोला है तो 80 रुपये बेस लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि 50% कैपेसिटी बोला होता तो 90 रुपये बेस लेके अपना आंसर निकालते हैं। यदि वो कहता है 25% कैपेसिटी पे अपना आंसर निकालो, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पे निकालो, तो फिर अपना आंसर निकालते 100 रुपये पे। बात समझ में आ गई? गलती नहीं होनी चाहिए, बड़े ध्यान से क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। बी लिमिटेड विच मैन्युफैक्चर कंपोनेंट फॉर VCD हैज़ ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 4 लाख यूनिट्स
The market demand is sensitive to the sale price and the company could sell 1 lakh unit at a price of 50 each. The demand thereafter would double for each 5 रुपी यूनिट फॉल इन सेलिंग प्राइस। बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, यहाँ पर आपकी सेलिंग प्राइस 5 रुपये यदि कम होती है तो आपकी जो डिमांड है वो डबल हो जाती है प्रोडक्ट की। द कंपनी एक्सपेक्ट मिनिमम मार्जिन ऑन 25%। कंपनी को प्रॉफिट कितना चाहिए? 25% चाहिए। What would be the target cost of the company to sell at full capacity utilization? आपको आंसर किस पे देना है? फुल कैपेसिटी पे देना है, मतलब कि 100% पे देना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा? एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बेटे। यहां पर हम क्या लिखेंगे? अभी हमारी क्वांटिटी कितनी है? 1 लाख यूनिट की जो हम बेच रहे हैं, और उस पर हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास कितनी है? 50 रुपये। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 50 रुपये। अब यदि मैं सेलिंग प्राइस में से 5 रुपये माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 45 रुपये। और मेरी डिमांड मार्केट में 1 लाख यूनिट से कितनी हो जाएगी? 2 लाख यूनिट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। यदि मैं फिर से प्राइस 5 रुपये घटा दूं तो फिर से डिमांड डबल हो जाएगी, और इस बार कस्टमर मुझसे कितनी यूनिट खरीद लेगा? 4 लाख यूनिट खरीद लेगा। कितने रुपए के हिसाब से? 40 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे 4 लाख यूनिट क्या है? 100% कैपेसिटी है। 2 लाख क्या है? 50% है। 1 लाख क्या है? 25%। आपको आंसर किस पे देना है? फुल कैपेसिटी पे। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट पर यूनिट एट 100%। आपको आंसर किस पे देना है? 100% पे आंसर देना है। ठीक है जी। अब ऐसे में टारगेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके पास कितना आएगा? 40 रुपये आ जाएगा। टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट कितना आ जाएगा? टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट आपके पास है 25%, तो 40 रुपये का 25% कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 10 रुपये। और टारगेट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? हाँ जी, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट आपके पास में आ जाएगी बेटा 30 रुपये आ जाएगी, 30 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका प्रॉफिट है वो सेल्स पे निकालने को बोल रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पे निकालने को बोल रहे हैं। तो अभी हमने कई क्वेश्चन ऐसे किए थे जहाँ पे हमने अपना टारगेट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे निकाला था। कैसे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और वहाँ पे क्वांटिटी से डिवाइड करके टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट निकाला। और यहाँ पर हम प्रॉफिट किस पे निकाल रहे हैं? सेल्स पे निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कोई पॉइंट क्वेश्चन में दे नहीं रखा, ना ROI दे रखी। तो जहाँ पे प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो बाई डिफॉल्ट वो प्रॉफिट की परसेंटेज किस पे अप्लाई होती है? सेल्स पे अप्लाई होती है। तो 40 रुपये का 25%, 10 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई? 30 रुपये आ गई। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए आगे, बिल्कुल चलिए। एग्जाम्पल नंबर 3, अ कंपनी रिक्वायर्स 85 लाख इन सेल्स टू मीट इट्स टारगेट नेट प्रॉफिट। मतलब कंपनी चाहती है कि उनकी सेल जितना प्रॉफिट वो कमाना चाहते हैं उसके लिए 85 लाख रुपए की जाए, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% है। इसका मतलब PV रेशो 30% आ गया। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15 लाख। आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए टारगेट सेल्स में, यदि मैं टारगेट सेल्स को PV रेशो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टारगेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 85 लाख रुपए की सेल पे मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 30% है। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15 लाख रुपए। तो 85 लाख का 30% यदि बेटा मैं करता हूं तो मेरे पास आता है 25,50,000, और उसमें से मैंने माइनस किया 15 लाख रुपए, तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 10,50,000 का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो टारगेट प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा? 10,50,000 का। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 10,50,000 रुपये। बहुत ही सिंपल है, ये सारी चीज़ें आपने पहले भी कर रखी है। 2 नंबर फोकट के होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ SCM पेपर में। तो आज की डेट में 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के आ रहे हैं, तो यदि 10 क्वेश्चन भी आ गए 2 नंबर के हिसाब से 20 नंबर तो आपको यहीं मिल जाते हैं। पास होने के लिए तो 40 चाहिए होते हैं,
और मेरे हिसाब से पास होने का मतलब है मिनिमम 60 नंबर लाना। 60 से कम आते बड़ा दुख होता मुझे, तो इतनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ और 60 नंबर नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम आ चुके हैं, जिसमें लिखा है डेस्कटॉप कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल 7500 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, द फुल कॉस्ट पर यूनिट इज 100, द कंपनी हैज फिक्स्ड इट्स प्राइस सो एज टू अर्न 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ₹9 लाख। तो इन्वेस्टमेंट है 9 लाख की, जिस पर रिटर्न कितनी है 20%। इसका मतलब यदि मुझे यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट चाहिए तो टारगेट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को ROI से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि 9 लाख का 20% यदि मैं करूंगा तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। अब मुझे आंसर क्या चाहिए, व्हाट विल बी द टारगेट सेलिंग प्राइस। तो यदि मेरे को आंसर पर यूनिट में चाहिए तो कॉस्ट भी पर यूनिट में लिखूंगा मैं, जो कि मुझे 100 रुपये दे रखी है। तो प्रॉफिट भी मुझे पर यूनिट में चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, टारगेट प्रॉफिट जो मैं रुपीस में निकाल चुका हूं उसे पर यूनिट में निकालने की कोशिश करूंगा। तो जो 1,80,000 रुपये का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं वो कितनी यूनिट से कमाऊंगा, 7500 यूनिट से। तो 1,80,000 रुपये को मैंने 7500 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया प्रॉफिट 24 रुपये। इसका मतलब यदि मुझे क्वेश्चन में बताना है टारगेट सेलिंग प्राइस, तो टारगेट सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट है 100 रुपये, प्रॉफिट है 24 रुपये। इसका मतलब मुझे अपना गुड्स बेचना चाहिए कितने में, 124 रुपये में। तो यदि मैं 7,500 यूनिट 124 रुपये के हिसाब से बेचूंगा तो मैं 9 लाख का 20% 1,80,000 रुपये टोटल प्रॉफिट कमा पाऊंगा 124 रुपये की सेलिंग प्राइस पे। बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। आगे चलें? हाँ जी बिल्कुल चलें। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 5। T Limited produces and sell a product. The company expect the following revenue and cost in 2022. 2022 का रेवेन्यू कॉस्ट आपको दे रखा है, जिसमें 400 यूनिट यदि मैं 600 रुपये के हिसाब से बेचता हूं तो मेरी सेल वैल्यू आएगी 2,40,000, जिसमें मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 1,60,000, फिक्स कॉस्ट है 50,000। What amount of sales must T Limited have to earn a target net profit of ₹63,000 if they have a tax 30%? अब ये कहते हैं कि आपको कितने रुपए की सेल्स करनी चाहिए कि आपका जो प्रॉफिट है 63,000 रुपये का वो आपको मिल सके 30% टैक्स देने के बाद, क्योंकि नेट इनकम लिखा है। नेट इनकम क्या होता है, आफ्टर टैक्स होता है। तो उसका मतलब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना क्या है बेटा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है डिजायर सेल्स। डिजायर सेल्स हमें निकालना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। अब ये ध्यान रखना, जो डिजायर प्रॉफिट आप यहां लिखोगे वो आपका कौन सा होना चाहिए, बिफोर टैक्स होना चाहिए। और डिवाइड आप किससे करोगे, पीवी रेशियो से करोगे। तो इसके लिए मुझे कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी सेल्स कितनी है 2,40,000 रुपये, हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 1,60,000 रुपये, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है 80,000 रुपये। ऐसे में पीवी रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 80,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन 2,40,000 रुपये की सेल पर कितना आएगा, 33 1/3% आ जाएगा। ठीक है ना भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। अब यदि प्रॉफिट हमें आफ्टर टैक्स दे रखा हो और उसे बिफोर टैक्स बनाना है तो 1 - T से डिवाइड करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी सीखी हुई है। चलो आगे चलते हैं। अब यदि हमारा प्रॉफिट कितना है 63,000 और टैक्स रेट आपके पास है 30%, तो 30% को क्या कहते हैं 30/100, मतलब कि 0.30। तो ऐसे में 63,000 को डिवाइड करोगे किससे, 0.70 से, और आपके पास कितना आ जाएगा 90,000 पे आ जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 50,000 रुपये, प्रॉफिट कितना है 90,000 रुपये, और पीवी रेशियो कितनी है आपके पास में 33 1/3।
3%। तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1,40,000। 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। जैसे 25% का मतलब 1/4 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है, 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। इसको ना आपने इसे 1/3 से डिवाइड करना है, मतलब 1,40,000 इंटू 3/1 कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपकी जो डिज़ायर सेल्स है वो कितनी आ जाएगी, 4,20,000। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो टारगेट कॉस्टिंग की फर्स्ट क्लास में बेटा आज हम इतना ही करते हैं। बाय बाय।